हेलो फ्रेंड्स, a warm welcome to all of you in my YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 9th में। साइंस का टॉपिक है फिजिक्स का। फिजिक्स क्लास 9th का टॉपिक है जिसका नाम है मोशन। क्लास 9th के टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं गति के बारे में, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे आज, वो भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी पैटर्न को लेकर आज हम गति को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपना यही का आज टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। तो अपना सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि मोशन क्या होता है, यानी कि गति क्या होती है। तो जब कोई भी वस्तु, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु को आप मान सकते हैं कि यदि कोई भी वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, उसके बाद 5 सेकंड बाद वो यहाँ पर पहुँच जाती है, तो उसे बोला जाएगा कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वो भी किसके साथ, तो समय के साथ। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा अगर हमें लिखना हो तो हम यही लिखेंगे कि किसी भी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। तो लिखेंगे हम समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में परिवर्तन यानी कि यदि कोई वस्तु है और वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही है, तो हम कहेंगे कि वस्तु में क्या हो रही है, गति हो रही है। वस्तु किस अवस्था में है, तो कहेंगे कि वस्तु गतिशील है। जैसे कि वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन हो रहा हो तो उस अवस्था को गति की अवस्था कहते हैं। और जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और समय के साथ उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को हम गति कहते हैं। तो आई थिंक गति कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। और बता दिया गया कि जो गति हो रही है उस अवस्था को बोला जाता है गति की अवस्था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इस अवस्था को क्या बोला जाएगा, तो इस अवस्था को बोला जाएगा गति की अवस्था, सिचुएशन ऑफ मोशन। और उसके बाद अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के कितने प्रकार, यानी कि गति के प्रकार, कितने गति होती हैं, कितने प्रकार से गति को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो गति के 3 प्रकार होते हैं। गति के कितने प्रकार, 3 मुख्य प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले मान सकते हैं सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। तो पहली गति होती है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। ये क्या होती है, सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। तो ऋजु रेखीय गति किसे कहते हैं, सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है और वो एक सीधे मार्ग पर गति कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। यानी कि इसको बोला जाता है सरल रेखा या ऋजु रेखा, सरल रेखा या ऋजु रेखा। तो जब कोई वस्तु समय
सरल रेखीय मार्ग पर अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। जब कोई वस्तु सरल रेखीय मार्ग पर या ऋजु रेखीय मार्ग पर अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तन करती है तो उसकी गति को बोला जाता है ऋजु रेखीय गति या सरल रेखीय गति। कोई भी वस्तु सरल रेखीय मार्ग पर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसको बोला जाता है सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति किसे कहते हैं। तो सरल रेखीय गति होती है जब कोई वस्तु सरल रेखा या ऋजु रेखा पर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति कहा जाता है। और दूसरी गति आ जाती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति इसके पहले वाला एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। तो सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन। सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती हुई गेंद। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती हुई गेंद यानी कि ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई गेंद और सरल रेखा पर गति करती हुई ट्रेन ऋजु रेखीय गति या सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। तो वृत्तीय गति क्या होगी? वृत्तीय गति जिस प्रकार सरल रेखीय गति के लिए सरल रेखा पर गति करना होता है उसी प्रकार वृत्तीय गति के लिए किसी भी वस्तु या किसी भी पिंड को वृत्तीय मार्ग पर गति कराना पड़ता है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? यदि कोई वस्तु या पिंड वृत्तीय मार्ग पर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो उसकी गति को बोला जाता है वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्लियर। जिस प्रकार ऋजु रेखीय मार्ग पर अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित करेगी तो बोला जाएगा ऋजु रेखीय गति। उसी प्रकार कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय मार्ग पर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसकी ही गति को क्या बोला जाता है? वृत्तीय गति बोला जाता है। यानी कि कोई भी पिंड वृत्तीय मार्ग पर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति बोला जाता है। और इसी के साथ एक तीसरे प्रकार की गति आती है जिसका नाम है दोलन गति। तीसरी प्रकार की गति आती है। हमने बताया था कि 3 प्रकार होता है तो तीसरा और आखिरी प्रकार है दोलन गति। दोलन गति क्या होता है? तो दोलन गति की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है कि कोई निश्चित बिंदु लेकर और इस निश्चित बिंदु के सापेक्ष बारंबार कोई वस्तु है, कोई पिंड है, एक निश्चित दूरी तक बारंबार गति करेगा। एक निश्चित बिंदु से कोई पिंड निश्चित दूरी तक बारंबार गति करता है तो उसकी गति को क्या बोला जाता है? दोलन गति। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है पेंडुलम घड़ी इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। तो इसका पेंडुलम जो होता है एक निश्चित दूरी तक आता है उसके बाद फिर वापस जाता है, यानी कि बारंबार गति होती है और एक निश्चित दूरी तक ही होती है। और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है झूला। कौन सा झूला? तो जो हम लोग घर पर यूज करते हैं झूला, जो यूज करते हैं वो वाला झूला, यानी कि होता है ना इधर रस्से लगे रहते हैं और इधर लगे रहते हैं तो इसको यहाँ से यहाँ तक आता है उसके बाद फिर इधर जाता है, इधर आता है फिर इधर जाता है, यानी कि बारंबार गति हो रही है एक निश्चित दूरी तक और एक बिंदु पर। तो इसकी परिभाषा अगर दी जाए तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु की स्थिति में बारंबार एक निश्चित दूरी तक परिवर्तन, वो भी किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो इस प्रकार की गति को दोलन गति बोला जाएगा। चलिए अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं तीनों। तो हमने सबसे पहले हमने कहा कि आज का हमारा टॉपिक होगा मोशन, गति। तो गति किसे कहते हैं? तो वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। और
ये जो परिवर्तन की अवस्था है इसको गति की अवस्था बोला जाता है। गति के प्रकार तो गति 3 प्रकार की होती है। एक है सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति क्या होती है, इसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जब कोई वस्तु सरल रेखीय मार्ग पर अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति बोला जाता है। दूसरा आ जाता है वृत्तीय गति, और इसका एग्जाम्पल पहले बता चुके हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल हो सकता है सीधी ट्रेन, सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन और उसके बाद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती हुई गेंद। वृत्तीय गति क्या होता है, तो वृत्तीय गति किसी वृत्ताकार मार्ग पर कोई पिंड वस्तु के साथ, यानी कि कोई पिंड अपनी स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष जब अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसकी गति को क्या बोला जाता है, तो उसकी गति को कहा जाता है वृत्तीय गति। यानी कि कोई भी पिंड जब किसी वृत्तीय मार्ग पर अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। और तीसरा प्रकार आया दोलन गति का। तो दोलन गति क्या होती है, तो एक निश्चित बिंदु ले लेंगे, एक निश्चित बिंदु लेकर उसके सापेक्ष एक निश्चित दूरी तक बारंबार गति को दोलन गति कहते हैं। घड़ी के पेंडुलम की गति बारंबार गति, और झूले की गति भी कैसी गति होती है, बारंबार गति होती है। तो ये सब इसके उदाहरण हैं, दोलन गति के उदाहरण हैं। और उसके बाद फिर अपना टॉपिक आ जाता है अदिश एवं सदिश राशियां। तो उससे पहले हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि वृत्तीय गति और दोलन गति में जो वृत्तीय गति होती है और दोलन गति, तो वृत्तीय गति अब पता चल जाएगा, अगर हम बोलेंगे वृत्तीय गति और दोलन गति बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि वृत्तीय गति की बात हो रही है और दोलन गति की बात हो रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें दिशा हमेशा परिवर्तित हो रही है। अगर यहाँ पर हम गति करवाते हैं कि इसको छोड़ दें तो इधर चला आएगा, और यहाँ पर अगर छोड़ दें तो ऐसे चला जाएगा, यानी कि दिशा हर वक्त परिवर्तन हो रहा है, दिशा में इसके हमेशा परिवर्तन हो रहा है। इसमें भी वही हाल है, यहाँ पर छोड़ेंगे इधर जाएगा, उसके और ऊपर इधर, या फिर इधर ऐसे छोड़ेंगे तो यानी कि इसकी दिशा में हमेशा क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्तीय गति और दोलन गति की दिशा हमेशा कैसी होती रहती है, परिवर्ती होती रहती है, निरंतर बदलती रहती है। ये गतियां सदा परिवर्ती होती हैं। तो वही बताया गया कि हमेशा जब दिशा बदलती रहेगी तो ये गतियां कैसी गति हो जाएंगी, सदा परिवर्ती गति हो जाएंगी। परिवर्ती मतलब जो हमेशा बदलती रहे, सदा परिवर्ती मतलब हमेशा बदलने वाली गति। चाल की ऋजुरेखीय गति एक ही समान गति हो सकती है, एक समान गति ही हो सकती है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अदिश एवं सदिश राशियां। अदिश एवं सदिश राशियां, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश एवं सदिश राशियां, स्केलर एवं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो अदिश एवं सदिश राशियां पढ़ेंगे विस्तार से। टॉपिक है क्लास 9th का, चैप्टर है गति, और हम पढ़ रहे हैं अदिश और सदिश राशियां। तो सबसे पहला अपना टॉपिक इसमें आ जाएगा अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि क्या होती है, तो अदिश राशि कुछ ऐसी राशियां, यानी कि यहाँ पर प्रकृति में उपलब्ध कुछ ऐसी राशियां जिन्हें सिर्फ परिमाण बता दिया जाए तो उनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। यानी कि प्रकृति में उपलब्ध कुछ ऐसी राशियां जिनमें अगर हम सिर्फ क्या बता दें, परिमाण बता दें, राशि का परिमाण क्या है, तो हमें उस राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो ऐसी राशि को ही बोला जाता है अदिश राशियां। कैसी राशियां, अदिश राशियां, जिनमें केवल किसकी आवश्यकता, कुछ एग्जाम्पल्स
जैसे लिखा गया है दूरी, तो ये अदिश राशि का एग्जाम्पल है। आयतन लिखा गया, ये भी अदिश राशि का एग्जाम्पल है। द्रव्यमान, घनत्व आदि अदिश राशियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। और अगर कुछ और अदिश राशियों के उदाहरण लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कार्य, ऊर्जा, विद्युत, आवेश, विभव, धारा आदि सब कौन सी राशियों के अंतर्गत आती हैं, तो ये सब अदिश राशियों के अंतर्गत आ जाती हैं। और अब स्टार्ट करेंगे सदिश राशियां। अपना टॉपिक होगा सदिश राशियां। तो सदिश राशि क्या होती है? अभी तक हमें सिर्फ परिमाण बता देने से राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती थी, लेकिन अब हमें आवश्यकता है परिमाण के साथ साथ दिशा की भी। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है अब। तो हम कह सकते हैं परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता पड़े। ऐसी राशियां जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़े, तो ऐसी राशियों को हम बोल देते हैं सदिश राशियां। परफेक्ट परिभाषा बोलना चाहें तो कहेंगे कि वे सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को बोला जाता है सदिश राशियां। तो वे सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को बोल दिया जाता है सदिश राशियां। यानी कि दिशा बताना इसमें आवश्यक है। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो विस्थापन, वेग, संवेग, विस्थापन, वेग, संवेग आदि ये सब कौन सी राशियां हैं? तो इन सब को बताने के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, अर्थात परिमाण तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब राशियां कौन सी राशियां हैं? तो ये सारी की सारी राशियां सदिश राशियां होती हैं। सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल इन दोनों के बीच में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्योंकि अगर हम इसके बीच में अंतर देखेंगे तो इसमें से कुछ अंतर तो लिख सकते हैं। जैसे इसकी परिभाषा हो गई, तो इसकी परिभाषा को भी अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अब हम देख रहे हैं अदिश एवं सदिश राशियां, तो सबसे पहला टॉपिक था अदिश राशियां। अदिश राशियां वे सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहा जाता है। और सदिश राशियां क्या होती हैं? तो सदिश राशियों में वे सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो ऐसी राशियों को बोला जाता है सदिश राशियां। इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आ जाता है विस्थापन, वेग और संवेग सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। तो देखेंगे कुछ अंतर दोनों के बीच, और उसके बाद फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंस देख लेते हैं। एक तरफ रहेगा अदिश राशियां और दूसरी तरफ सदिश राशियां। सबसे पहले बता चुके हैं कि इसमें परिभाषा भी लिखा जा सकता है अंतर के तौर पर। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ जाएगा कि इसमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण। तो अदिश राशि में वे सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। और इसमें का पहला डिफरेंस हो जाएगा कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वे सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़े, उन सभी राशियों को बोला जाता है सदिश राशियां। और दूसरा अंतर अगर देखें तो जो अदिश राशियां होती हैं उनके ऊपर वेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अदिश राशियों के ऊपर वेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको वेक्टर बोला जाता है। वेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए सदिश राशि के ऊपर वेक्टर लगाया जाता है, वेक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो अंतर हो गए, और यही दोनों अंतर लिखना है। आई थिंक समझ में आया होगा। तो पहले अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि अदिश राशि अगर है तो हम उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे,
जैसे अगर हम कहें दूरी या कोई भी अदिश राशि ले लेते हैं, ओमेगा ले लें, तो इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाना पड़ेगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो इसके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा। क्यों वेक्टर लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये सदिश राशि है, जबकि ये अदिश राशि है। तो अदिश राशि में वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए वेक्टर को लगाना आवश्यक होता है। तो टॉपिक खत्म हुआ अदिश और सदिश राशियों का। अब इसके बाद चलेगा दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, तो अब तक हम पढ़ चुके हैं इस क्लास के 2-3 टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले हमने गति पढ़ा, गति के प्रकार, उसके बाद फिर अदिश एवं सदिश राशियाँ, अदिश एवं सदिश राशियों में अंतर। अब पढ़ने वाले हैं हम दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन, तो दूरी और विस्थापन क्या होता है? दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर दूरी की परिभाषा, उसके बाद फिर देखेंगे विस्थापन की परिभाषा, दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों से रिलेटेड कुछ सवालों को करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे इन दोनों के बीच अंतर क्या आता है, और देखेंगे कि इसमें कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, और क्यों सदिश और अदिश राशि है। इसको स्टार्ट करेंगे कुछ समय के बाद। तब तक के लिए बाय।